एक्चुअली है क्या, ठीक है। बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जैसे सी में तो नहीं है, सी प्लस प्लस जावा के अंदर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग मोस्टली इंट्रोड्यूस हुआ है। सी प्लस प्लस में थोड़ा सा था, जावा में मोस्ट एडवांस लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग है। क्योंकि अगर आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, कोड के अंदर आपको क्या होता है, क्या कभी कभी कुछ एरर्स आते हैं जो कि आप बोलते हो एरर्स, एंड उस टाइप को एरर्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया ना, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, एक टेक्निक इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल का मतलब होता है abnormal टर्मिनेशन ऑफ ए कोड। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, abnormal टर्मिनेशन ऑफ ए कोड, ठीक है। कोड का अगर abnormal टर्मिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। abnormal नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ए कोड, टर्मिनेशन ऑफ ए कोड, ठीक है। कोड का अगर abnormal टर्मिनेशन होता है, abnormal का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। abnormal मतलब जो नॉर्मल वे में, जब अगर मैं एडिशन ऑफ टू नंबर कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर अगर मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, अल्टीमेटली अगर सब कुछ सही लिखते हो तो आपको एडिशन रिटर्न करता है। अगर आप एडिशन ऑफ टू नंबर के अंदर इंटीजर में डिक्लेरेशन किए हो, जस्ट लाइक इस तरीके से, जैसे आपका यहाँ पे मैंने इंट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से डिक्लेयर किया, सपोज सॉम कर दिया, एंड उसके बाद नीचे में आके मैंने यहाँ पे सॉम इक्वल टू ए प्लस बी। उससे पहले आपको करना क्या है, ए के अंदर कुछ असाइन करना है, ठीक है, ए के अंदर कुछ असाइन करना है, जैसे ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ए इक्वल टू 2 इनिशियलाइज किया, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3। यहाँ पे होगा क्या, सिंपल वे में मतलब परफेक्टली एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूंगा, देख रहे, मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया दोनों डाटा के अंदर, एक डाटा भी करो, थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हो, ये जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होने वाला था, ये अभी क्या होगा, ये abnormal टर्मिनेट हो जाएगा। abnormal का मतलब है जो कि नॉर्मल वे में जो एग्जीक्यूशन होने वाला होगा कोड, वो नॉर्मल वे में होता नहीं है। एंड यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे ये ए एंड बी दोनों किस टाइप का डाटा एक्सेप्ट करने वाला था, दोनों न्यूमेरिकल डाटा एक्सेप्ट करने वाला था, नॉट ए फ्रैक्शनल डाटा, क्योंकि दोनों को पहले से डिफाइन किया गया है इंटीजर के अंदर, इंट के अंदर। तो ए का तो वैल्यू आपको 2.4 एंड बी का तो 3 है, बी एक्सेप्टेड, बट ए का जो पर्टिकुलर डाटा कांस्टेंट मैंने असाइन किया 3.4 इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम, बाय द कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको एक एरर जनरेट करके देगा, एक एक्सेप्शन जनरेट करके देगा, दैट एक्सेप्शन इज कॉल्ड ए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। लेकिन जब आप पहले बिगिनिंग में कोड कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे, वहां पे इस चीज को, मतलब यहाँ पे जो एरर आ रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि हाँ इस जगह पे प्रॉब्लम है। पहले जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे थे उस समय पता नहीं था, अपना एरर आया कि यहाँ पे फ्लोट आपने ली है, आपको यहाँ पे इंटीजर लेना चाहिए था, इंटीजर के जगह पे फ्लोट ले रहे हो, तो इस तरीके से वो बता रहा था। लेकिन एक्सेप्शन की वजह से आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करोगे, उसके वजह से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, अगर आपका कुछ भी टाइप करने से एनी प्रॉब्लम होता है, एनी क्रिएशन मतलब आप जो भी सिंथेटिकली लिखते हो या कोई भी लॉजिकली लिखते हो, उसमें कुछ अगर डिफ्रेंशिएट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉम ऑफ ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो एक फ्लोट के साथ इंटीजर एडिशन हो सकता है, लेकिन मैं तो एक को फ्लोट में दिया हूँ, सॉरी एक को फ्लोट में कांस्टेंट असाइन किया हूँ और दूसरा इंटीजर में असाइन किया हूँ, इनिशियलाइज किया हूँ, लेकिन दोनों को तो डिक्लेरेशन हुआ है इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन क्रिएट होगा, एंड ये एक्सेप्शन आपको बोलोगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। किस फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन, आई एक्सप्लेन लेटर, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेप्शन जनरेट कहाँ से होता है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन जनरेट होगा इस जगह पे, जब यहाँ पे एडिशन होगा, इस जगह पे आपका एडिशन के टाइम पे ये बताएगा, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये कंपाइलर को नोटिफाई करेगा कि भाई ये जो आपने एडिशन, मतलब जिस पर्टिकुलर डाटा के थ्रू आप एडिशन कर रहे हो, इट कैन नॉट बी परफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे आपने इंटीजर डिक्लेरेशन किए, लेकिन यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया है फ्लोट में, ठीक है, जिस वजह से ये एडिशन नहीं हो सकता, एंड आपको जो रिक्वायर्ड जो भी आपको रिजल्ट मिलना था वो रुक जाएगा, मिलेगा नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं abnormal टर्मिनेशन ऑफ ए कोड। जो नॉर्मल वे में कोड टर्मिनेट होता, नॉर्मल वे में जो कोड आप एग्जीक्यूशन कर रहे थे, अगर उस कोड को अगर आप
abnormal वे में एग्जीक्यूशन हो जाता है, मतलब ये आपका इंटेंशनली नहीं होता, ऑन इंटेंशनली होता है। अगर ये ऑन इंटेंशनली अगर कहीं पे ये चीज हो जाता है तो आपको तो ये पता नहीं है, लेकिन कंपाइलर आपको दिखाएगा कि कहाँ पे आपने प्रॉब्लम किया। अगर इस पर्टिकुलर जो ये जो जगह पे 2.4 है, अगर मैं इसमें 0.4 को हटा दूंगा, ये कोड अच्छे से चलेगा, क्योंकि हमारा जो भी रूल्स के हिसाब से बताया गया है कि अगर मैंने इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो मेरा जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटीजर के अंदर रहेगा, ठीक है। एंड जो भी पर्टिकुलर इनिशियलाइज किया हो तो इंटीजर के अंदर रहेगा। तो ये रूल्स के हिसाब से अभी काम नहीं हो रहा, जिस वजह से यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक एक्सेप्शन क्रिएट होगा, एक्सेप्शन क्रिएट होगा, ठीक है। एंड ये किस टाइप का एक्सेप्शन होगा, आप आगे मैं जब कोड करूंगा आपको आइडिया आएगा, एंड ये कैसे क्रिएट किया जाता है, लिखा जाता है, आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन क्रिएट होगा। तो अभी नेक्स्ट, तो ये एक पावरफुल मैकेनिज्म है। जनरली ये क्या करता है, आपको हैंडल करने के लिए देता है रन टाइम एरर्स को। तो ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमको हेल्प करता है टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। तो अगर आपको कहीं पे पूछा जाता है कि एक्सेप्शन क्यों लिया जाता है, आप बोलना, आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है, टू हैंडल रन टाइम एरर्स, ठीक है। रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, रन टाइम एरर्स, ठीक है। जो कि आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन होता है उसको इजीली टर्मिनेट कर पाए, ठीक है। अगर नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन इजीली टर्मिनेट नहीं होगा तो आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो काम नहीं करेगा। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से टर्मिनेट होने के लिए ये जो एक्सेप्शन है ये हमको हेल्प करता है। जो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है, रन टाइम एरर जो जनरेट होता है, उसको कैसे पकड़ा जाए एंड पिक किया जाए पहले से, मतलब बिगनिंग में आपको, मतलब होने से पहले आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको जनरली डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं, abnormal टर्मिनेशन ऑफ ए कोड, ओके। व्हाट इज, तो अभी हम जनरली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या टाइप का एक्सेप्शन आपको मिलता है जनरली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो रन टाइम एरर्स, जैसे मैंने अभी बोला, इसके अंडर बहुत सारे चीज, मतलब बहुत सारे टाइप का एक्सेप्शन आता है, जैसे क्लास क्लास नॉट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसके बाद आता है आपका आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो रिमोट एक्सेप्शन। बहुत सारे एक्सेप्शन है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बहुत सारे एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केसेस है। ये जनरली आपका जो रन टाइम एरर्स जो आते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, आईओ एक्सेप्शंस। उसके बाद आपका आता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। अगर एक्सक्यूएल यूज करते हो वहां पे जावा के अंदर एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हो तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक एक्सेप्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आपका रिमोट एक्सेप्शन। अगर रिमोट मैसेज पासेस करते हो, रिमोट, ओके, रिमोट एक्सेप्शन, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, ओके। और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ओके। तो ये आप थोड़ा सा आइडिया करने के लिए मैंने आपको लिख दिया कि एक्सेप्शन ये सारे चीज होते हैं टू हैंडल द रन टाइम एरर्स, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या होता है, तो ये क्या करता है, इसका मेन एडवांटेजेस होता है, इसका एडवांटेजेस एक्चुअली है क्या, मेन व्हाट इज द एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज का मतलब यहाँ पे आपका फायदा क्या होता है, अगर यूज नहीं करते तो क्या होता है। पहले तो आप यूज नहीं करते थे, अभी तो मैं बता रहा हूँ तो आपको माइंड में आ गया कि हाँ अगर इस टाइप का बॉग क्रिएट होता है जैसे मैंने अभी बताया, उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन आपका सही केस है, बस सही स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे आपका जो मेन एडवांटेज, अभी अगर आप बोलोगे मेन एडवांटेज क्या है, ये क्या बोल रहा है कि टू मेंटेन, टू मेंटेन, टू मेंटेन, मेंटेन द नॉर्मल फ्लो of the application, ओके, द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या करता है, मेंटेन करता है आपका जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन है उसको हैंडल करता है,
ठीक है। अगर आपका कोड के अंदर कहीं पे भी डिस्टरप्ट हुआ व कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ इश्यूज क्रिएट हुआ, तो ये क्या करेगा उस पर्टिकुलर कोड के अंदर बिगनिंग में, मतलब उस पर्टिकुलर, देखो अगर ये तो छोटा मोटा कोड होता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप हैंडल कर दोगे। अगर आपका प्रोजेक्ट के अंदर मतलब 5,000 10,000 लाइन्स ऑफ कोड होता है, 10,000 लाइन्स ऑफ कोड, इतना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको भी स्प्लिट किया जाता है मल्टीपल नंबर ऑफ पैकेजेस के अंदर एंड क्लासेस के अंदर। लेकिन अगर कहीं पे आपको लग गया कि इतना लाइन्स ऑफ कोड हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है, तो फंस गए, आपको उसको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी फंस जाओगे एंड उसको सबको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डालना है। मैं आगे बताऊंगा जिसका नाम है ट्राई कैच। ये ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक्सेप्शनल केस अगर क्रिएट होता है, अगर अब नॉर्मल टर्मिनेट क्रिएट होता है, ये पकड़ लेंगे एंड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे कि आपका इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो ट्राई कैच को लिखना पड़ेगा, तब जाके वो बताएगा। तब आप क्या करोगे, अपना कोड के अंदर उसी जो भी बताया है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो जैसे सपोज सपोज ये यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट है कोड के अंदर, एक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट 1 हुआ सपोज, उसके बाद ये स्टेटमेंट 2 हुआ, ठीक है, इस तरीके से लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इस तरीके से लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट है, मतलब आपका जो प्रोग्राम्स का लाइन्स है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट। अगर इस तरीके से लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट हुआ, तो बीच में कहीं पे अगर आपका ये एक्सेप्शन क्रिएट हो गया, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा 3rd नंबर लाइन पे एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, आगे जो कोड है ना ये काम नहीं करेगा। आगे कोड मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, तो स्टेटमेंट 3 अगर एक्सेप्शनल केस क्रिएट हो गया, मैं जैसा अभी बताया ना, ये यहाँ पे a इक्वल टू 2.4, b इक्वल टू 3, उसके बाद सम है। अगर मेरा a इक्वल टू 2.4 जो कि इंटीग्रल पार्ट था, मैंने उसमें कांस्टेंट वाला फ्लोट वाला पार्ट ऐड कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, जो कि गलत है, मैंने डिक्लेरेशन किया इंटीजर में, मैं फ्लोट कैसे डाल सकता हूँ, तो उसी पर्टिकुलर पोजीशन में आपका एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। सम इक्वल टू a प्लस बी के पहुंचते पहुंचते पहले से वो एक्सेप्शन दिखा देगा, वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो चीज आपको बताया, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा था, मैं अभी इसको काट रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे क्रिएट होके दिखाएगा नहीं, दिखाएगा कहाँ पे, जहां पे आपने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, जहां पे आपने रॉन्ग इनिशियलाइज किया है। एंड ये आपको तो पता नहीं है, ये अनइंटेंशनल काम होता है जनरली। अगर ये अनइंटेंशनल काम को अगर आपको हैंडल करना है सिस्टम के थ्रू, एक्सेप्शन इज द बेस्ट चॉइस। तो एक्सेप्शन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ है, इसको चेंज करो व कोड के अंदर अपडेशन लाओ, ठीक है। तो अभी हम एक हायरार्की बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शनल का हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये कैसे इसका हायरार्की डिजाइन हुआ है। हायरार्की का मतलब है उसका जो ट्री स्ट्रक्चर, एंड इस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर कैसे एक्सेप्शन को टू डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अभी नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे, देखो जो हायरार्की है, ठीक है, हायरार्की HIERARCH। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का हायरार्की है, ये जनरली करता क्या है, यहाँ पे आपको एक बताया गया है कि कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्लासिफाई किया गया है, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये याद रखना। हायरार्की का आपको बहुत सारे जगह पे जरूरत पड़ सकता है, पूछेंगे हायरार्की कैसे आपका जनरली स्ट्रक्चर किया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पहले क्या आता है आपका इस हायरार्की के अंदर, आपका पहले आता है थ्रोएबल। थ्रो थ्रोएबल थ्रोएबल इसका मतलब क्या है, ये आपका जो ट्री स्ट्रक्चर है हायरार्की का, ये पहला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा, मतलब ये थ्रोएबल एक ऐसा क्लास है जो कि आपको हेल्प करेगा कि अगर क्रिएट हुआ ना, एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, आपका अब नॉर्मल कंडीशन क्रिएट हुआ,
तो ये पर्टिकुलर क्लास उसको टेक ओवर करेगा एंड उसको थ्रो कर देगा, आपको बता देगा भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस थ्रोबुल की जगह पे आपको हेल्प करेगा। ये थ्रोबुल आपका मेन है। थ्रोबुल के ठीक ऊपर कौन है? ऑब्जेक्ट है। थ्रोबुल के ठीक ऊपर कौन है? ऑब्जेक्ट है, जिसको हम सुपर क्लास बोलते हैं। सुपर क्लास बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। तो ये थ्रोबुल से स्टार्ट होगा। थ्रोबुल का ठीक लेफ्ट साइड में आप दो यहाँ पे बोल सकते हो, इसका एक लेफ्ट साइड एंड यहाँ पे एक राइट साइड डिवाइड हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड के अंदर आता है आपका एक्सेप्शंस। लेफ्ट साइड के अंदर आता है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस एंड उसके ठीक नीचे क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। इसके ठीक नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका पहला आपका आता है यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन। जैसे जिस तरीके से मैंने अभी बताया था आपको, आईओ एक्सेप्शन, दीज आर द कॉल्ड एक्सेप्शन। मतलब लेफ्ट साइड में आपका एक्सेप्शन आया, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। रिमोट एक्सेप्शंस, उसके बाद आपका क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर आपने किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एक्सेप्शनल क्रिएट करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कुछ नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सेप्शन कब किस केस में आ सकता है, किस सिचुएशन में आ सकता है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शन है। तो मैंने यहाँ पे चार बता दिया, और भी बहुत सारा है। आप जब काम करोगे आपको पता चलेगा। मैं आपको एक नोट के अंदर एक भेज दूंगा कितने टाइप अदर अदर एक्सेप्शंस है जावा के अंदर। एक्चुअली व्हेन यू गोइंग टू रनिंग इट, ओके, म्यूट कर दो। तो जब आप कोई भी एक्सेप्शन आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपको पहले से तो पता नहीं है कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको बिगनिंग में पता चलेगा। मैं जब आप कोडिंग करूंगा आपको आइडिया आएगा कि किस पर्टिकुलर एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अगर आपका एक्सेप्शन भी आइडिया नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। आप क्या करना है, जब आप कोई भी पर्टिकुलर सपोज जैसे मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं कोड रन मतलब इनपुट करूंगा, एक जगह पे आपका आएगा एक्सेप्शन। किस केस के अंदर आएगा एक्सेप्शन आपका? जैसे मैं स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर में डाटा जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर समझ रहा है ये स्ट्रिंग है। अगर मैं 10 इनपुट कर रहा हूँ तो कंप्यूटर उसको लगता है ये स्ट्रिंग है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर इंटीजर टाइप के अंदर। तो वहां पे आपको सिस्टम ही बताएगा कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, एंड वहां पे आपको जनरली क्या करना है, इस एक्सेप्शनल केस को आपको हैंडल करना है, जो कि थ्रोएबल आपको हेल्प करेगा उस ऑब्जेक्ट को जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसको आगे थ्रो करने के लिए। तो ये आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये था आपका, मैंने चार एक्सेप्शन बताया, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये तो फॉर्मल एक्सेप्शन हुआ, एंड इसके अंदर और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि मैं 5 नंबर में यहाँ पे डालता हूँ, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन। इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके नीचे भी और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि रन टाइम एक्सेप्शन से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नॉल पॉइंटर एक्सेप्शंस, ओके, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, देन आता है आपका नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये वन वर्ड है, नॉट ए, आप एक्सेप्शन जब क्रिएट हो रहा है ना, ये सब कुछ एक ही वर्ड है, ठीक है, क्योंकि दीज आर द क्लासेस। मतलब यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर क्लास हैंडल करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। जो नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा अभी, ठीक है,
ये रन टाइम में पता चलेगा। मतलब एक्सेप्शंस के अंदर ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब क्लास है जो कि बोलते हैं उसको रन टाइम एक्सेप्शन। एंड ये रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर अरिथमेटिक, नॉल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, देन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आर ए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के अंदर भी बहुत सारा आएगा। आर ए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे भी दो सेगमेंट आता है, आर ए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे आर ए इंडेक्स, आर ए इंडेक्स आउट बाउंड, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, and another is string index out of bound exception। स्ट्रिंग भी एक वन टाइप ऑफ आरे है, आरे के अंदर ये आता है, लेकिन इसमें भी आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर जो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ये आरे के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन ये क्लास को बिलोंग करता है। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म होने के बाद स्ट्रिंग का भी क्लास करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रिंग्स काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अभी तो ये पता चल गया कि ठीक है सर, अब तो एक्सेप्शन हो गया। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जर प्रोजेक्ट्स कॉल्ड एरर्स, ठीक है। तो हमेशा अभी तक आप जो बोल रहे थे दैट्स नॉट कॉल्ड एज ए एरर, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सेप्शन। वो कैच नहीं हो पा रहा था, आपको पता नहीं था, तो अभी तक जो कोड रन कर रहे थे बिगिनिंग से अभी तक, ओके, जब आप जावा स्टार्ट कर रहे थे अभी तक, क्योंकि वहां पे हम कोई भी कोड को एक्सेप्शन के केस के अंदर लेके नहीं जा रहे थे। एक्सेप्शन का केस का मतलब है आपको यहाँ पे ट्राई कैच यूज करना पड़ता है, ट्राई, एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे ब्लॉक देना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है कैच। एंड ये कैच क्या करेगा, आपका जो भी पर्टिकुलर एक्सेप्शनल क्रिएट हुआ है ये जनरली उस पर्टिकुलर मैसेज शो करेगा, आपको दिखाएगा कि आपका कोड के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, जो आप नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ए कोड, जो कि नॉर्मल फ्लो ऑफ कोड को ये मेंटेन नहीं कर पाया, इस वजह से आपका ये एक्सेप्शन क्रिएट हुआ। लेकिन जब आप एक बिगर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हो, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्शन को यूज करके जो बिगर वाला सिचुएशन आएगा, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड ए एरर्स। इस एरर को कभी आने मत नहीं देते, मतलब कभी कोड, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट के अंदर एरर्स को कभी ऐसा काम करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एरर ना आए, ठीक है। एरर का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ एरर के अंदर क्या क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एरर्स। ये सारा चीज आपका मेमोरी एरर्स आता है। पहला पॉइंट में आपका यहाँ पे एरर्स आएगा, एक है स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये आपका मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। एंड ये स्टैक ओवरफ्लो एरर कब आएगा, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ये तो छोटे प्रोग्राम में आपको तो एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे 50-100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गया, 100 किया, मैं 1000 ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, 1000 ऑब्जेक्ट्स, तो 1000 क्लासेस होगा। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऐसा नहीं कि ओनली सिंपल क्रिएट हो जाएगा, तो क्लासेस के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स होगा। एंड उस ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा ना, जनरली आप अगर उसको सही टाइम पे कंप्यूटर की मेमोरी से क्लीन नहीं करते हो, ठीक है, सही टाइम पे कंप्यूटर मेमोरी से क्लीन नहीं करते हो, ये आपको बहुत सरदर्द करेगा। क्यों ना, ये जो एरर्स है ना, ये आपका कोड को, मतलब अच्छा खासा कोड को इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा कि आपको उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो ये मोस्ट ऑफ द मतलब केसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसलिए ये पता नहीं चलता है। तो अगर आप कोई इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट करोगे कभी भी फ्यूचर में, डेवलपमेंट करते हो, डेवलपमेंट केस में बोल रहा हूँ, टेस्टिंग केस डिफरेंट है, वहाँ पे आपको तो टेस्ट केसेस के लिए आपको कुछ स्क्रिप्ट तो लिखना पड़ता है, लेकिन
डेवलपमेंट केस में आप देखोगे सारे डेवलपर जब कोड लिख रहे होंगे वो ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। दैट इज द प्रोसीजर राइटिंग ऑफ ए कोड टू हैंडल द एक्सेप्शंस। ठीक है, अगर आप ट्राई कैच के अंदर कोई भी पर्टिकुलर डेवलपर कोड नहीं लिखा है, आपको समझ जाना चाहिए ये बिगनर है, बिगनिंग स्टार्ट करा है एंड उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ये चीज हुआ होगा। जब सीनियर देखेंगे उसको बताएंगे कि भाई इसको ट्राई कैच के अंदर डालो, क्योंकि फ्यूचर में जब उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर या पर्टिकुलर पैकेज के अंदर कुछ भी इशू होता है तो हमको कैच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, नहीं तो पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे किस लाइन पे किस पैकेज के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना कि हमको एरर्स मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रन टाइम एरर्स इसको बोलते हैं एंड ये हमको हैंडल करना पड़ता है एंड ये मोस्टली हैंडल हो जाता है अगर आप एक्सेप्शन सही तरीके से कंट्रोल किए हो। अगर एक्सेप्शन सही तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ तो ये एरर हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि आप कभी कभी देखे होंगे गेम्स के अंदर एरर्स आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। क्यों? गेम सही होता है लेकिन आपका वो गेम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब इंस्टॉल हो गया, जब उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, उसका जो भी कंटेंट है, जो भी पर्टिकुलर गेम के अंदर मतलब प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन से अगर सही तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मतलब गेम के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, आइदर गेम के अंदर प्रॉब्लम है, नहीं तो आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा मतलब बग क्रिएट हो गया है जो कि उस इंस्ट्रक्शंस को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ इशू आ सकता है। ठीक है, अगर गेम आप बहुत दिन से अपडेट नहीं किए हो, विंडोज में आप अपडेट नहीं किए हो, ये सारा सिचुएशंस क्रिएट होता है प्रोग्राम्स के अंदर। तो उसको टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपको एक्सेप्शंस यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका कंट्रोल करेगा एंड जितना कम हो सके एरर जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे पहला होता है स्टैक ओवरफ्लो एरर। दूसरे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे वर्चुअल मशीन एरर। वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये क्या होता है वर्चुअल मशीन? आपका हार्ड डिस्क में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक स्पेस जनरेट होता है, ये प्रोग्रामेबल वर्चुअल मशीन होता है। ये क्या करता है? वर्चुअल मतलब एक टेम्पोररी स्पेस अकोमोडेट करता है कुछ समय के लिए। जैसे आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर आप शट डाउन करते हैं कोई भी सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम जाके कहाँ पे स्टोर होता है? कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर। जब ये स्टार्ट होता है मतलब आप सिस्टम स्टार्ट किए तो इंस्ट्रक्शंस गया बायोस से, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो बायोस होता है, तो वहां से आपका इंस्ट्रक्शंस गया किसके पास? मदरबोर्ड के पास। मदरबोर्ड से क्या हुआ? प्रोसेसर के पास पहुंचा, प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो वहां पे क्या होता है, आपका जो हार्ड डिस्क के अंदर एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट किया जाता है, जो कि अगर आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर सही टाइम में पहुंचाना है प्रोसेसर के पास, ये वर्चुअल मशीन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये पहले से हार्ड डिस्क से निकाल के वहां पे स्टोर कर लेता है एंड जब रिक्वायरमेंट हुआ वो राम के थ्रू प्रोसेसर के पास पहुंचाता है। दिस इज द इंटरनल आर्किटेक्ट। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये पर्टिकुलर एरर कहाँ पे आ रहा है इस वजह से मैं बता रहा हूँ, वर्चुअल मशीन एरर। तो वहां पे एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट होता है। जैसे अभी मैं गेमिंग का एरर बताया ना, गेम का एरर वो वर्चुअल मशीन के थ्रू भी जनरेट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होता है, आपका सिस्टम के अंदर वो इसलिए हैंडल नहीं हो पाता गेम के अंदर अगर एरर आता है। तो उसके बाद आउट ऑफ मेमोरी एरर, मेमोरी शॉर्ट हो गया तो इसके लिए आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर आ सकता है। आउट ऑफ मेमोरी एरर, तो ये भी बहुत खतरनाक एरर है। आपका रैम का साइज अगर छोटा पड़ गया, आप कोई भी कोड आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो या कोई, जैसे मैंने अभी गेमिंग के बारे में बताया, वहां पे भी आपका गेम थोड़ा बड़ा है लेकिन जब गेम स्टार्ट हो रहा है क्विट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है तो क्विट हो जा रहा है, तो क्विट होने का मतलब है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो ये आउट ऑफ मेमोरी भी आ सकता है। तो बहुत सारे ये आप अपने टाइम में लाइफ के अंदर ऑलरेडी बिता चुके होंगे, लेकिन आपको पता नहीं था किसके लिए क्या एरर क्रिएट हो रहा है, तो अभी आपको आइडिया हो गया। तो जावा के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस बनते हैं हमेशा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मेन प्रायोरिटी होता है। इस वजह से ये ट्राई कैच यूज करते हैं जो एक्सेप्शन का मेन पार्ट है। ठीक है, टू हैंडल द एक्सेप्शंस, टू हैंडल द एक्सेप्शंस, टू हैंडल द एक्सेप्शंस। ठीक है, टू हैंडल द एक्सेप्शंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है ट्राई कैच। तो अगर आप एक्सेप्शन को भी बोलोगे उसमें भी दो कैटेगरी का आता है, एक है चेक्ड एक्सेप्शन, एक है अनचेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा है एरर। मैंने अभी आपको बता दिया कि हायरार्की के हिसाब से कैसे बताया गया है। अगर एक्सेप्शन को अंदर भी जाओगे इसके अंदर भी दो पार्ट आएगा, एक चेक्ड एंड अनचेक्ड। ठीक है, एक चेक्ड आएगा और दूसरा आएगा अनचेक्ड। इसके अंदर भी एक दो आता है, एक
चेक आएगा और दूसरा अनचेक्ड आएगा, ठीक है। चेक्ड एंड अनचेक्ड। चेक्ड जो कि चेक हो गया पहले से, चेक्ड जो अभी ये कोई बोल रहा था कि सर अगर हमको कोड के अंदर कैसे पता चलेगा, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। अगर आपको पता चल गया तो ठीक है, अगर नहीं है, आजकल जो एडिटर्स हम यूज करते हैं, इक्लिप्स हो गया, जेट ब्रेन्स हो गया, इनके पास इतना एडवांसमेंट है, आप कुछ भी लाइन में, अगर आप कोई भी लाइन के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हो, ये बता देंगे कि भाई आपका प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है एंड एक्सेप्शन क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये थर्ड में तो एरर आता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में देना है, कौन सा चेक्ड है कौन सा अनचेक्ड है। जो हैंडल नहीं हो पाया आपका ट्राई कैच के अंदर, ये ट्राई कैच में बोल रहा था ना कि हैंडल करेगा एक्सेप्शन को, अगर ये हैंडल नहीं कर पाया, रन टाइम में चला गया, मतलब कोड एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको हैंडल करके दिखाया, तो उसको हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। एंड तीसरा चीज तो एरर, इसका तो कोई कंट्रोल नहीं है, अगर वहां पे आया तो पूरा प्रोग्राम, पूरा प्रोजेक्ट को पूरा स्कैन करना पड़ेगा, किस जगह पे कहाँ पे किस लिए आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल टेस्ट किया जाएगा, जिस मॉड्यूल के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा, एरर आ रहा है, वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। आजकल तो एडवांस सॉफ्टवेयर निकल चुका है, कौन से लाइन पे कहाँ पे किस जगह पे इशू है वो बता देते हैं, ठीक है, जो टेस्टिंग केस के अंदर आता है। अगर एक बार एरर आपका आ गया, इसको इरिकवरेबल हम बोलते हैं, इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मतलब क्या है, रिकवरी होगा, होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इरिकवरेबल। ओके, हो गया आइडिया। तो चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन आता है, ये सारा आपका चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर, मैंने एक्सेप्शन के अंदर ये सारा चीज बता दिया। ये रन टाइम एक्सेप्शन तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारा आता है, लेकिन ये जो चार तक बताया ना, दीज आर कॉल्ड ए चेक्ड एक्सेप्शन। ये चारों चीज आपका है दैट कॉल्ड एज ए चेक्ड एक्सेप्शन। ये चारों जो तो मैं अभी बता रहा हूँ, चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन हो गया। अभी कोडिंग करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हैंडल करने के लिए क्या करना है, ट्राई कैच एंड दो कीवर्ड आपको याद रखना है, एक है थ्रो, दूसरा है थ्रोस। एक है थ्रो, दूसरा है थ्रोस। ये दोनों काम कैसे करेगा थ्रू, प्रैक्टिकली आपको आइडिया आएगा, अभी कुछ माइंड में नहीं जाएगा, तो दिमाग में इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, ओनली सिंपल अंडरस्टैंड करो। ये दो थ्रो एंड थ्रोस क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या करेंगे ना, ट्राई क्या है, ये जो ट्राई ब्लॉक आप देख रहे हो, ये ट्राई के अंदर मैंने बताया कि हैंडल करना है। ये ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, आपको फॉर्मल कोड लिखना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मल कोड लिखना है। जैसे आप नॉर्मल कोड लिखते हो, एडिशन ऑफ टू नंबर, जैसे मैंने बताया, आपको यहाँ पे फॉर्मल कोड लिखना है, फॉर्मल कोड, ठीक है। ये कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपका फॉर्मल कोड यहाँ पे आ गया। जब इसका फॉर्मल कोड आपने लिख दिया, अगर वहां पे कुछ इश्यू होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस क्रिएट होता है, ये दो तरीके से थ्रो होते हैं। तो मेन एक थ्रो होता है कोड लेवल के अंदर, ये जो थ्रो थ्रो देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, ये जो थ्रो होता है ना, ये थ्रो आपका कोड लेवल के अंदर होता है। क्या होता है, कोड लेवल। हमेशा याद रखो, कोड लेवल का मतलब है जब आप कोडिंग कर रहे हो, जब अगर 10 लाइन का कोड है ना, उसके अंदर कहीं पे एक्सेप्शनल केस क्रिएट हुआ, तो उसकी जगह पे हमको थ्रो देना होता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोड लेवल एक्सेप्शन, कोड लेवल एक्सेप्शन, ठीक है। अगर थ्रोस के बारे में आप बताओगे, इसको हम बोलते हैं मेथड लेवल एक्सेप्शन। मेथड लेवल का एक्सेप्शन क्या है, हम जो मेथड फंक्शंस क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उस फंक्शंस में जो क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ए मेथड लेवल एक्सेप्शन, ठीक है। तो अभी हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं, मेथड लेवल एक्सेप्शन।
मेथड लेबल एक्सेप्शन। हमेशा याद रखो थ्रोस के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। और एक है पर्टिकुलर ब्लॉक इस कैच के बाद यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ए फाइनली। फाइनली, ठीक है। एक फाइनल कीवर्ड आपने ऑलरेडी बताया होगा, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, तीन है। फाइनल ये आता है, फाइनल वर्सेस फाइनली वर्सेस फाइनलाइज, ये तीन चीज आता है। लेकिन फाइनली क्या, एक ब्लॉक है, ठीक है। आपको ये पर्टिकुलर ब्लॉक मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक एक फॉर्मल स्टेटमेंट लिखना है, आपका कोड सही तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन सक्सेस, ठीक है। कोई भी एक स्टेटमेंट लिखोगे एंड ये हमेशा एग्जीक्यूशन होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि मेरा ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आया, क्या से एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ, ये वेट नहीं करेगा। अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आया तो कैच होगा, कैच होने के बाद फाइनली एग्जीक्यूशन होगा। अगर मेरा ट्राई के अंदर एक्सेप्शन नहीं आया, नो इशू, लेकिन फाइनली हमेशा इंप्लीमेंट होगा, फाइनली आपका हमेशा इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एडिशन ऑफ टू नंबर करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन ऑफ टू नंबर होगा, जावा का एक आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसके थ्रू करूंगा। मैं फॉर्मल वे में जो ए प्लस बी करके जैसे डाटा लेते थे, ए में इनिशियलाइज करते थे, वैसे नहीं करूंगा। जावा का बिल्ट इन एक आईओ स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसके अंदर एक स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर करके दो क्लासेस हैं, जो कि हेल्प करेंगे कीबोर्ड से डाटा पिक करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए। अभी आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा आगे कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, हम तो स्कैनर के थ्रू कर रहे थे। तो स्कैनर के थ्रू काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे एंड थोड़ा फास्ट काम करना है, स्ट्रीम लेवल के अंदर काम करना है, स्ट्रीम आपका डाटा कन्वर्टेड हो जाएगा स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है कलेक्शन ऑफ बिट्स। अगर बिट्स के फॉर्म में अगर आप डाटा को लेते हो तो वो बहुत ही सिक्योर रहता है एंड ये अच्छे से आपका डाटा इंटरनली काम करता है। तो अगर इस फॉर्म में अगर आपको डाटा लेना है स्ट्रीम के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट होगा। तो ये कैसे होगा आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो ये ओनली ब्लॉक है, ये ब्रैकेट नहीं दोगे फॉन्ट में, ये ओनली ब्लॉक है। ओके, अगर आपको यहाँ तक कहीं पे अगर इशू है, डाउट्स है, अगर लिखे हो बताओ क्या डाउट्स है। हाँ, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, टाइप कर दीजिए, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वॉइस इको हो रहा है, अच्छा होगा। तो आप टाइप कर दीजिए वहाँ पे। यहाँ पे एक चार्ट है, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पर्टिकुलर बटन आपके स्क्रीन के ऊपर वो दिखाएगा, उसके आप अंदर एंट्री कीजिए, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और थोड़ा सा मैं बताता हूँ फाइनली के बारे में, ये करता क्या है, ठीक है। ये फाइनली जनरली क्या क्या करता है मैं आपको याद रखा हूँ। ये मोस्टली हेल्प करता है आपका कोड को क्लीन अप करने के लिए, कोड क्लीन अप होने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, क्लोजिंग ए फाइल, अगर फाइल के अंदर काम करते हो तो क्लोजिंग करने के लिए, फाइल को क्लोजिंग करने के लिए, एंड डाटाबेस के अंदर काम करते हो तो क्लोज द कनेक्शंस ऑफ ए डाटाबेस, क्लोज द कनेक्शंस ऑफ डाटाबेस, कनेक्शन ऑफ डाटाबेस, ठीक है। ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखना, हम क्यों यूज करते हैं आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, फाइन। ओके, तो क्या क्वेश्चन है मैं पहले चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कोडिंग के अंदर। व्हेन वी विल यूज फाइनली, ओके बता दिया आपका क्वेश्चन का आंसर बता दिया, फाइनली क्यों यूज होता है इस जगह पे, ठीक है। ओके, तो चलो कोडिंग के अंदर हम देखते हैं कि ये कैसे कोड होता है, बट हम कैसे इसको यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को।
पहला चीज हम क्या करेंगे, मैं जो अभी बता रहा था स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। तो चलो एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू, न्यू पैकेज कॉम डॉट जावा अंडरस्कोर एक्सेप्शन डॉट जावा, ठीक है। पैकेज क्रिएट हो गया। अब इस पैकेज के अंदर मैं क्या करूंगा, न्यू एक क्लास बनाऊंगा, जैसे इसका नाम दूंगा अरिथमेटिक। मैं यहाँ पे एडिशन करूंगा, अरिथमेटिक इसलिए दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको पहले से बता दिया था, एक्सेप्शन तो क्रिएट करना है ना, तो ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले देखो क्या होता है, कैसे होता है। एंड मैं फॉर्मल वे में कोड नहीं करूंगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे कोड होगा। एंड यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर पैकेज यूज करूंगा। कौन सा वाला पैकेज, जाओ आपका आईओ वाला पैकेज। आईओ वाला पैकेज कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो जावा डॉट आईओ, ठीक है। आपको यहाँ पे इस बेस क्लास के अंदर, जावा बेस क्लास के अंदर जावा डॉट आईओ वाला यहाँ पे एक पैकेज है। एंड इस जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर आपको एक फाइल क्लास मिलेगा, फाइल क्लीनेबल क्लास मिलेगा, डिस्क्रिप्टर क्लास मिलेगा, फाइल फिल्टर क्लास मिलेगा, इनपुट स्ट्रीम, देख रहे हो, दिस इज द इनपुट स्ट्रीम। एंड कुछ चीजें हैं जैसे मेरा इक्लिप्स के अंदर यहाँ पे हैंडल नहीं होता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर फाइल है, ठीक है, उस फाइल के अंदर मेरा कहाँ पे कौन सा चीज यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम हुआ, फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर क्या होता है ना, जनरली अगर आपका इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर अगर कहीं पे भी फाइल इनपुट स्ट्रीम आता है तो ये बताता है फाइल इनपुट स्ट्रीम आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारा चीज अभी मैं यूज करूंगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है। तो बफर रीडर में अभी बता रहा था, बफर रीडर, तो आपको यहाँ पे मिलेगा बफर इनपुट स्ट्रीम एंड देयर इज अनदर कॉल्ड है बफर आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो दो है, बफर रीडर, बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम, इसके थ्रू हम करेंगे कैसे एक्सेप्शन क्रिएट होता है। तो जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर है, मैंने आपको दिखा दिया। अभी चलो काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कोड इसको यूज करता हूँ। आप अगर कभी फ्री टाइम मिलता है ना, इस पैकेजेस के अंदर घुस के देखो क्या होता है, कैसे होता है। मेरा इक्लिप्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इक्लिप्स को भी रेडी कर दूंगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम कैसे करेंगे, देखो अभी हमको क्या करना है, एक बफर रीडर क्रिएट करना है। बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, उसके अंदर एक इनपुट स्ट्रीम रीडर करना है। मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको एक्सेप्शनल केस को लाने के लिए, क्योंकि फोर्सफुली तो मुझे लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो ये प्रोजेक्ट नहीं है। तो फोर्सफुली कैसे मैं ला सकता हूँ, तो आपको मैं एक डिफरेंट एनवायरमेंट में कोड करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, उसके अंदर मैं समेशन ऑफ, मैं सॉम करूंगा एडिशन ऑफ टू नंबर, एंड वहां से आप देखोगे एक थ्रोस ट्राई कैच कैसे क्रिएट हुआ एंड कैसे काम हुआ, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कोड लिखूंगा, उसके अंदर आप देखो ऑटोमेटिकली ट्राई कैच थ्रोस मेथड सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। एंड एक थ्रो जो है, थ्रो वाला पार्ट में एक्सेप्शनल केस रखता हूँ, ये मैं आपको बाद में थोड़ा इसका डिफरेंट स्टैंडर्ड का कोड होता है, क्योंकि ये कोड लेवल पे जनरेट होता है। मैंने आपको बताया दो थ्रो एंड थ्रोस के अंदर क्या डिफरेंस है। थ्रो जनरली आपका कोड लेवल में जनरेट होता है, थ्रोस आपका ये आपका कौन से लेवल पे होता है, मेथड लेवल पे होता है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा बफर्ड, BUFFERED, बफर्ड रीडर, बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ओके। उसके अंदर आपको न्यू लिखना है, न्यू
इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑलरेडी वार्निंग आ चुका है, देखो क्या दिखाएगा। अब थोड़ा सा देखो, देखो मुझे दिखाया, देखो क्या लिख रहा है, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ। अभी आप जावा डॉट आईओ के अंदर दिखा दिया था कहाँ से ये बफर रीडर आता है, देखो मैंने इंपोर्ट कर दिया। देखो जैसे इंपोर्ट किया ये सारा एरर चला गया। अभी इनपुट स्ट्रीम रीडर, अभी मैं इसके ऊपर रखूंगा, ये इससे पूछेगा कहाँ से आएगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर वही जावा डॉट आईओ के अंदर। देखो क्लिक किया, ये भी इंक्लूड हो गया। तो ये दो पैकेजेस मैंने इंक्लूड कर दिया, तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ इस वजह से। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। पहले क्या करोगे, पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर करोगे। देखो इस लाइन को मैं दो लाइन कर देता हूँ, देखो दो लाइन। पहले लिखोगे इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ओके, इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। उसके अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट इन जैसे था। अभी ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर का इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इसको मैं यूज करूंगा बफर रीडर के अंदर, BUFFERED, बफर रीडर, BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर एंड ब्रैकेट के अंदर आई को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो मैंने देखो एक लाइन पे जो लिखा था मैंने दो लाइन कर दिया। जो पहले एक लाइन पे लिखा था मैंने क्या किया था, ये जो मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं ना, इसको मैंने हटा दिया था। ये वाला पार्ट को मैंने डायरेक्टली क्या किया, इस आई के जगह पे लिख दिया, तो एक लाइन पे हो गया। तो ये चीज होता है, तो आपको थोड़ा जितना ज्यादा आप कोड करोगे, थोड़ा एनालिसिस करोगे क्या हो रहा है, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। जैसे इंट, मैंने यहाँ पे इंट ए ले लिया, बी ले लिया एंड उसके बाद सॉम कर लिया, सॉम करना है ना, तो सॉम वेरिएबल ले लिया। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे इंटीजर लिया, लेकिन मैं जो डाटा पिक करूंगा ना कीबोर्ड से, यहाँ पे स्कैनर यूज नहीं करूंगा। अभी जो क्लासेस क्रिएट किया, जो इंस्टेंसेस क्रिएट किया, बफर रीडर एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये मुझे हेल्प करेंगे कीबोर्ड से डाटा रीड करने के लिए। ठीक है, एंड इसी जगह पे आपका एक्सेप्शनल केस आ रहा है। अगर आपका माइंड में आ रहा है कि सर क्यों यूज कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केस को लाने के लिए मैं ये फोर्सफुली यूज कर रहा हूँ। तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आपको कहीं पे एक्सेप्शनल केस आता है तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा सिस्टम, या ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये बताएगा। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करते हो आपको खुद पता चल जाएगा, इसलिए आपको सिस्टम के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर बिगनर लेवल के अंदर हो, थोड़ा सा आइडिया नहीं है, ये टाइम लगेगा एंड आपको सिस्टम ये बताएगा। तो कैसे बताएगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे बताएगा, ये इक्लिप्स कैसे बताएगा। और भी एक सॉफ्टवेयर है VS कोड के अंदर भी वैसे हो सकता है। एंड आपका यहाँ पे जो जेट ब्रेन्स होता है, ठीक है, जेट ब्रेन्स के अंदर भी आपको वहाँ पे जो एडिटर मिलता है, जावा एडिटर, उसके अंदर भी होता है। तो अभी देखो क्या करेंगे, अभी मैं करूंगा बी, अभी इनपुट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा SYSOUT, एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या एंटर करना है। अभी देखो नीचे, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, A इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन, ठीक है। अभी देखो एरर क्रिएट हो चुका है, B इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, रीड लाइन इज ए मेथड टू रीड द डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, हो गया। अभी देखो मैं जब माउस पॉइंटर उसके पास लेके जाऊंगा क्या दिखाएगा, देखो ये बोल रहा है स्ट्रिंग है, ये देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग है, दोनों बोल रहे हैं स्ट्रिंग। तो हमको तो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमको इंटीजर चाहिए। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, इंटीजर डॉट पारसेंट करना है। पारसेंट क्यों करना है, कास्टिंग करना है। देखो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ स्ट्रिंग टेक फ्रॉम कीबोर्ड। आप जो भी इनपुट करोगे कीबोर्ड से, जो भी लोगे, अगर आप 10 भी लेते हो ना,
न्यूमेरिकल डाटा, लेकिन ये स्ट्रिंग में काउंट करेगा डबल कोट के अंदर, दैट से 10 इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वही स्ट्रिंग टेक फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहां से हटा के ऊपर लिखता हूँ। दूसरा चीज क्या है, एंड यहाँ पे मुझे अभी ये स्ट्रिंग से चेंज करना है न्यूमेरिक के अंदर, तो मुझे कास्टिंग करना पड़ेगा। तो कास्टिंग कैसे करूंगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट ब्रैकेट के अंदर इसको दूंगा, देखो ब्रैकेट के अंदर इसको रैप करूंगा। तो अभी यहाँ पे हुआ कास्टिंग। तो यहाँ पे जो हुआ, जो ये बोल रहा था अभी कीबोर्ड से, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, br डॉट रीड लाइन। ये जनरली आपका कर क्या रहा है, ये आपका स्ट्रिंग को टेक कर रहा है कीबोर्ड से। अभी उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर डॉट पार्सेंट टू चेंज द टाइप। अगर टाइप को चेंज करना है, टू चेंज द टाइप, ओके, तो क्या करना है, आपको लेना है इंटीजर डॉट पार्स इट। अभी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम पार्सेंट क्यों ले रहे हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस है, इसलिए ले रहे हैं क्यों ए एंड बी में जो डाटा असाइन हो रहा है ना, जो कीबोर्ड से, दैट इज ए इंटीजर। यहाँ पे फ्लोट नहीं है, यहाँ पे डबल नहीं है, यहाँ पे इंटीजर असाइन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे हम जो पास ऑन कर रहे हैं इंटीजर कर रहे हैं, दिमाग में डाल दो, ठीक है। अभी नीचे वही सेम चीज हो रहा है, तो अभी यहाँ पे मैं मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्सेंट। देखो इसके बाद क्या होता है, एरर फिर से आया। देखो पहले तो एरर था कि मैंने स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूँ एंड आपने इंटीजर के ऊपर असाइन कर रहे हो, जो कि एक्सेप्शनल केस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो तो हैंडल कर दिया इंटीजर डॉट पार्सेंट के थ्रू। उसके बाद क्यों एरर आया, देखो मैं अभी माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ उस एरर के अंदर, देखो ऑन हैंडल्ड एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, अभी आ गया ना। ये जो चीज लाने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोड लिखना पड़ा, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन समझ में आया, मैं पहले से बताया था, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। आप जो कीबोर्ड में इनपुट कर रहे हो उसको आप एक्सेप्शन के अंदर रखो, अगर नहीं रखोगे तो फ्यूचर में एरर क्रिएट कर सकता है, एरर क्रिएट करेगा, नॉट एक्सेप्शन, एरर आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा है, तो करना क्या है, देखो यहाँ पे माउस पॉइंटर रखो, ये तीन चीज बताएगा सिंटैक्टिकली, तीन चीज है, ट्राई लिखो, ट्राई कैच, या ट्राई मल्टी कैच, नहीं तो थ्रो करो। ये तीन चीज को अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, तीन चीज को लिखो, तीन तरीके से होता है अगर एक्सेप्शन मुझे हैंडल करना है, एंड दैट इज कॉल्ड ए चेक्ड एक्सेप्शन। दिस इज कॉल्ड ए चेक्ड एक्सेप्शन। अगर मुझे चेक्ड एक्सेप्शन करना है तो आपको तीन तरीके से हैंडल कर सकते हो चेक्ड एक्सेप्शन। कौन सा वाला है, पहला ट्राई वाला, दूसरा वाला क्या है ट्राई कैच वाला, ठीक है, हाँ सॉरी, पहला वाला है थ्रोस, दूसरा वाला है ट्राई मल्टी कैच, तीसरा वाला है थ्रोस सॉरी ट्राई कैच, जो कि बहुत ही कम यूज करते हैं। मैं तीनों के फॉर्मेट में दिखाऊंगा, अभी तीनों फॉर्मेट में दिखाऊंगा, ठीक है। पहला फॉर्मेट देखो थ्रोस का, डायरेक्टली देखो थ्रोस बताया था, मेथड लेवल पे यूज होगा, देखो आ गया, देखो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मल कोड लिखो। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स बनाया गया है आपका जो मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ना, उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप हर एक चीज को याद रख के करना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्लिप्स जैसे टूल्स को यूज करते हो, ये हेल्प कर देंगे कि आपका कहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको खुद अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आइडिया करना चाहते हो कि कैसे हो रहा है, तो आपको ये याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। कोड कर करके, ज्यादा प्रोग्राम कर करके आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या एरर आया, एक तो आया, पता चल गया कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। अगर कोई दूसरा एक्सेप्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आईओ एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा एक्सेप्शन मुझे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये सबको हटा के लिख दूंगा एक्सेप्शन, मुझे पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन आएगा, ये इज सुपीरियर। ये जो एक्सेप्शन आप बोल रहे हो ना, दिस इज द सुपीरियर। इसके पास जो भी एक्सेप्शन आएगा, इसके पास सबका है क्लासेस, जो भी एक्सेप्शन आएगा वो स्टेटमेंट लिखा देगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। तो ये सुपर क्लास आप इसको बोल सकते हो।
इनहेरिटेंस के अंदर जैसे पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास होता था, उसको सुपर क्लास बोलते हैं पेरेंट क्लास को, जैसे ये एक्सेप्शन का सुपर क्लास है। एंड इस क्लास के अंदर बाकी सब क्लासेस इंक्लूड होते हैं, नंबर फॉर्मेट, आईओ, स्कूल एक्सेप्शन, ये सारा चीज इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक देना है तो पहले जैसे स्पेसिफिक था मैं वहां पे चला जाता हूँ, दिस इज द स्पेसिफिक। एंड याद पे देखो ये कौन सा वाला पार्ट है, मेन फंक्शन, मैंने बताया था अगर मेन फंक्शन में अगर आप कोई भी एक्सेप्शन देते हो या मेन जैसा कोई मेथड के अंदर एक्सेप्शन देते हो, मेथड के अंदर, मेथड मतलब फंक्शन के अंदर, तो आपको एक्सेप्शन इस तरीके से आएगा। मैं आने वाले टाइम में फंक्शन के अंदर कैसे करोगे मैं बताऊंगा। अभी आप मेन मेथड के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखो तो मेन मेथड के अंदर जो एक्सेप्शन हुआ दैट इज थ्रो के थ्रू हैंडल किया गया, थ्रोस, ठीक है, थ्रोस के थ्रू हैंडल किया गया। 2 मिनट है, ठीक है, समझ में आ गया, थ्रोस के थ्रू मेथड लेवल में हम एक्सेप्शन हैंडल किए। अभी करना क्या है, अभी आगे देखो क्या करना है। सॉरी और 2 चीज है ना, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। देखो हटा दिया दोनों को फिर से, ये था थ्रोस के लिए, ठीक है, सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, नो टेंशन मत लो, ठीक है। अब घर पे जाके आराम से 3 तरीके से कोड कर सकते हैं। पहला तो बता दिया थ्रोस, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ट्राई मल्टी कैच। क्या है ये, ट्राई मल्टी कैच। अभी मेथड लेवल पे थ्रोस जैसे डिक्लेयर हो रहा था, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोड लेवल पे मैं बताया था ट्राई कैच आपका कोड लेवल पे होता है। ट्राई मल्टी कैच क्या है, मल्टी कैच क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, उसके हिसाब से कौन सा, नंबर फॉर्मेट, आईओ एक्सेप्शन। तो ये जो नंबर फॉर्मेट आईओ एक्सेप्शन को अगर आप सिंपल ट्राई कैच के अंदर करोगे, जैसे यहाँ पे करोगे, जैसे मैं पहले ये करता हूँ, देखो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे लिखा गया टू डू ऑटो जनरेटेड ब्लॉक, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि जो ए आपने इनपुट किया था यहाँ पे 2 एक्सेप्शनल केस आ रहा है। एक आ रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये बोल रहा है कि इस तरीके से प्रिंट करो। आप अगर इस तरीके से प्रिंट नहीं करना चाहते हो, दूसरा तरीका है SYSOUT, आप अपने तरीके से मैसेज लिख के बोल सकते हो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये आप इस तरीके से लिख के बोल सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप प्लस दो एंड ई को लिखो, ठीक है, ई को लिखो अगर आप लिखना चाहते हो, नहीं तो ई डॉट प्रिंट स्टैक, जो स्टैक ट्रेस है ये ट्रेस किया, आपका ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया कहाँ पे एक्सेप्शनल आया, ठीक है। दूसरा वाला ये भी सेम चीज कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो इन द प्रिंट स्टैक ट्रेस है इसको कमेंट करो एंड नीचे आ जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही चीज लिखो आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। और इनपुट आउटपुट लिख सकते हो, इनपुट आउटपुट पूरा लिखो, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। उसके बाद करना क्या है, प्लस दे के ई को लिखो, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अभी नीचे आ जाओ, अभी देखो इसको मैं ट्राई मल्टी कैच के अंदर करती, देखो ये ट्राई 2 कैच हुआ, अगर मैं 2 कैच को 1 कैच के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 2 कैचेस लिखा गया है, इसको 1 कैच के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई मल्टी कैच, आ गया। देखो ये कितना लंबा हो रहा था, देख रहे हो ये कितना छोटा हो गया, देखो। तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग, ओके। वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कमेंट के अंदर डाल दो एंड इसको नीचे से क्या करोगे, SYSOUT, एंड इसके अंदर आप लिखो वही नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख दो ई, हो गया। तो देखो इतना तामझाम करना पड़ेगा अगर आप कोड लेवल के अंदर करते हो, नहीं तो मेथड लेवल में कितना आराम से थ्रोस लिखो, नंबर फॉर्मेट आईओ एक्सेप्शन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वाला यूज करो। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या करते हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन जो है, ये जनरली अगर इस तरीके से मल्टीपल एक्सेप्शन आते हैं तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कोड के अंदर करते हैं। क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, आगे जाने के टाइम पे अगर कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं आया तो कोड के अंदर सही है,
नहीं, आपको लग रहा है कि पूरा एंटायर फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन लिख देता हूँ, पूरा पेरेंट क्लास जो कि सुपर क्लास है, एक्सेप्शन लिख दूंगा, जो भी एरर आएगा वो एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो थ्रोस के अंदर एक्सेप्शन लिख के छोड़ दो, बाकी किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या एरर आया, किस तरीके से एरर आया, क्या है। अगर आपको पता करना है कि किस टाइप का एरर आया, जब आप कोड बार बार करोगे आपको तो आएगा नोटिफिकेशन, नीचे दिखाएगा कि एक्सेप्शन है ये चीज, तो इसको याद रखोगे आप। ठीक है, ये एक तो था। लास्ट में अगर आप इस एक्सेप्शन के बाद, ये जो ट्राई कैच के बाद आपको एक फाइनली दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं फाइनली दे सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कैसे दिया जाता है। फाइनली हो गया, ट्राई कैच फाइनली, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी आप एक दे सकते हैं, यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, मैं एक जगह पे दे रहा हूँ ट्राई कैच फाइनली, यहाँ पे SYSOUT। नाउ कोड एग्जीक्यूशन सक्सेस। ओके, हो गया। तो इतना सारा आपको करना पड़ेगा ए बी के अंदर। मैंने आपको बताया क्यों यूज किया, क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया कि अगर आप एक्सेप्शनल केस के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो तो आपको प्रोग्राम के अंदर थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। अगर मैं स्कैनर के अंदर करता तो वहां पे इस तरीके से एक्सेप्शनल केस नहीं आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये जो दो पैकेज, दो क्लासेस यूज किया, किसके अंदर आ रहा है, java.io पैकेज के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जो बफर रीडर का, इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो क्लास डिफाइन हुआ है, इसके अंदर अगर मैं काम करता हूँ, इनपुट लेता हूँ, आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाएगा। ठीक है, अभी फाइनली हमको इसको क्या करना है, एडिशन करना है। सॉन्ग इक्वल टू ए प्लस बी आ गया है नीचे। ओके, सॉरी, तो बफर रीडर के अंदर ये हुआ है ना, तो यहाँ पे आ गया ए इक्वल टू, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे आपको ये एरर क्यों दिख रहा है देखना, इनिशियलाइज। देखो ये पहले से आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा जब बिगिनिंग में था, तो यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो। ठीक है, अभी देखो एरर चला गया। उसके बाद SYSOUT एडिशन, ठीक है, एडिशन प्लस सम। अभी इसको रन कर, पूछा, अभी देखो यहाँ पे पूछ रहा है, अगर मैं सही तरीके से इनपुट दे रहा हूँ ये आउटपुट दिखा देगा। देखो मैं सही तरीके से दे रहा हूँ, दिखा दिया। अभी देखो दूसरा बार रन कर रहा हूँ, मैं अभी इनपुट सही तरीके से नहीं दूंगा। देखो मतलब पहले क्या करूंगा, नंबर फॉर्मेट, ठीक है, 2.3 जैसे बिगिनिंग में बताया था। देखो आ गया, सडनली दिखा दिया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये देखो मैंने जो प्रिंट किया था ना, यहाँ पे देखो कौन सा वाला, ये लाइन, अगर इस लाइन के थ्रू अगर मैं कस्टम किया, इसको हम बोलते हैं कस्टम जनरेट, कस्टम जनरेट, कस्टम जनरेट, मैंने कस्टम जनरेट किया, मैं अपना खुद जो ऑब्जेक्ट था मैं खुद प्रिंट किया, तो इसलिए इस तरीके से दिखाया। अगर आप इस तरीके से प्रिंट नहीं करना चाहते हो अपना कस्टम के थ्रू, ये जो ऊपर वाला मैंने बताया था ना, E.print स्टैक स्ट्रेस, ये आप तरीके से अगर करोगे, यहाँ पे रेड कलर में आएगा, यहाँ पे रेड कलर में आएगा। देखो कैसे होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, किसी एक का इसका एक्टिवेट कर देता हूँ, ये ऊपर वाला एक्टिवेट कर दूंगा। अभी क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा किस तरीके से, देखो दूसरे तरीके से, फिर से क्या करता हूँ, अभी मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट दूंगा, 3 लिखूंगा। अभी देखो वही नंबर फॉर्मेट आया। अभी फिर से, ठीक है, अभी 2 देता हूं, उसके बाद 5.6 F देता हूं। देखो क्या आया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया, एंड यहाँ पे दिखा दिया फॉर इनपुट स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इनपुट के करके दिया, नो कोड एग्जीक्यूशन। देखो नो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेस, मतलब फाइनली यहाँ पे आया, फाइनली के अंदर ये देख रहे हो, बी के अंदर किया था ना, बी के अंदर बी इंटीजर के अंदर था, जो 5.6 गया वो बी के अंदर, तो ओनली एडिशन के अंदर 2 गया, एंड बाकी जो था यहाँ से 0 गया, तो यहाँ पे ये 0 ले लिया। फिर से बताता हूँ क्या हुआ, अभी थोड़ा ऊपर चलो। तो मैंने पहले लिया 2, दूसरे वाले टाइम में लिया 5.6, 5.6 कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बी, एंड यहाँ पे 5.6 का मतलब है फ्लोट। मैंने यहाँ पे एफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट जब एफ असाइन कर दिया, इसको पता चल गया भाई ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हुआ है,
एंड इसका इनपुट स्ट्रिंग कर रहा है, ये स्ट्रिंग के अंदर दे रहा है, तो दैट्स नॉट इशू। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कंप्यूटर के लिए। मेरे लिए तो पता चल रहा है कि, लेकिन मेरा ब्रेन पता कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर पता नहीं कर पा रहा। आप एफ क्यों दोगे? एफ दोगे जब मैं कोड के अंदर लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ फ्लोट के अंदर, वहां पे एफ असाइन कर सकता हूँ, लेकिन आप इनपुट करने के टाइम पे एफ क्यों दोगे? कंप्यूटर को तो पता है ना आप फ्लोट दे रहे हो, तो इसलिए मैंने दिया फोर्सफुली। तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है एंड एडिशन आपका 2 हुआ। एडिशन कैसे हुआ? देखो यहाँ पे मेन पॉइंट है, मैं आपको बताया था अबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ए कोड। पहले जो होता था अबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया इंस्ट्रक्शंस के अंदर। मतलब मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जो इनपुट दे रहा था आज ए फ्लोट, ठीक है, मतलब उसके साथ मैंने कैरेक्टर ऐड कर दिया एफ। तो ये क्या किया, उसी पर्टिकुलर जगह से कोड को कंट्रोल कर दिया, उसको हैंडल कर दिया। उसके बाद बाकी जो लाइंस ऑफ कोड है ना, ये करने दिया, एग्जीक्यूशन होने दिया। तो इस वजह से अगर आप एक्सेप्शनल केस करते हो लार्जर प्रोजेक्ट के अंदर, बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर, अगर कहीं पे भी इशू आता है तो आपको दिखा देगा कि यहाँ पे इशू है, एंड बाकी जो लाइन ऑफ कोड है उसके बाद वो अपना फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलेगा, कंट्रोल भी अच्छी तरीके से काम करेगा। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये फाइनली भी एग्जीक्यूशन हुआ, नो कोड एग्जीक्यूशन, सॉरी नो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेस। मतलब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखा था नो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेस, तो ये एक स्टेटमेंट है, थोड़ा और सुनाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नो का मतलब छोड़ देता हूँ, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेस लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे आपका कोड एग्जीक्यूशन सक्सेस हुआ, उसके बाद एडिशन हुआ, प्रिंट हुआ। समझ में आया? थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको 2-3 बार सुनोगे, आपको पूरा माइंड में जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये क्या होता है? आप इंट के जगह पे फ्लोट लेते हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है। लेकिन आईओ एक्सेप्शन क्या है? आईओ को बोलते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। अगर आप इनपुट कर रहे हो उसका आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा है, ये एक्सेप्शनल केस क्रिएट होगा। अभी तो आपको वो आईओ एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आगे दिखाऊंगा, ये तो एक फॉर्मेट हुआ, मैं दूसरा प्रोग्राम करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप थोड़ा सा आज ये इसके ऊपर रिवाइव कर दो। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, एक आईओ एक्सेप्शन कैसे जनरेट होता है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन से आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, जब बड़ा प्रोजेक्ट करोगे वहां पे पता चलेगा। ओनली आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि एक्सेप्शन को यूज कैसे करो, ट्राई कैच को कैसे यूज करो, थ्रोस को कैसे यूज करो, एंड आगे आएगा थ्रो, जो कि कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, वहां पे यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हैंडल किया जाता है एक्सेप्शन। अगर कुछ डाउट है आप मैसेज करो, नहीं तो बोलो। फाइनली एक्चुअली क्या है ना, आपका फॉर्मेट के अंदर म्यूट कर दो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पूछने के बाद म्यूट करो, ठीक है, क्योंकि इकोस क्रिएट हो रहा है। तो आप क्या करना है, फाइनली अगर आप देते हो, नहीं भी देते हो, कोई इशू नहीं। मैंने बताया फाइनली का यूज क्या है। अगर आपको कोड को क्लोज करना है, जैसे डाटाबेस कनेक्शन क्लोज हुआ, एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज हुआ, 3 चीज बताया ना अभी, कौन सा? एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज करने के लिए, कोड को क्लीन अप करने के लिए, एंड तीसरा क्लोजिंग ए फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए। कोड क्लीन अप क्या होता है? आपके पास क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर जावा के पास एक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड ए गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर, ओके। ये क्या करेगा, आपका कोड के अंदर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी यूज, फ्यूचर में यूज होने की मतलब उसका यूज ही नहीं है, पड़ा हुआ है ऐसे। तो इस फाइनल ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं ना, उस गार्बेज कलेक्टर को कॉल करके कोड को क्लीन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए कोड क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। अभी तो आपको इतना डीपली आपको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज यूज हुआ, ये फॉर्मल वे में किया गया है, क्योंकि आपको थोड़ा जब ये बड़ा बड़ा डेवलपमेंट का काम करोगे तो ठीक है, अगर कोई डेवलपमेंट का काम करेगा आपको ये सारा चीज लर्निंग करना पड़ेगा, कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन प्रोसेस के अंदर आपको वहां पे पता चलेगा भाई कोड क्लीनअप कैसे किया जाता है, गार्बेज कलेक्टर को कैसे कॉल किया जाता है, जीसी जिसको बोलते हैं जीसी, उसको कॉल कैसे किया जाता है। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि एसक्यूएल, जो अगर डाटाबेस कनेक्शन हुआ है उसको क्लोज कैसे करना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डाटाबेस कनेक्शन का। यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्रोजेक्ट है जेडीबीसी, इसके अंदर आप जाओगे वहां पे आपको मिलेगा, मैं अगर यूज किया हूं तो मिलेगा, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैं थ्रोस यूज कर देता हूँ, देखो थ्रोस यूज कर देता हूँ। अगर थ्रोस यूज करते हो तो फाइनली का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे तो फाइनली यूज ही नहीं किया होगा, हाँ वही। अगर मैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे यूज हुआ है क्या, नहीं, सब में थ्रोज यूज किया हूँ, ठीक है। मैं अभी फिर से जब मैं डाटाबेस बताऊंगा उसके अंदर आपको आइडिया आएगा कि कैसे
फाइनली वहाँ पे काम करेगा। मतलब वहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन का क्लोज करना, यहाँ पे मैंने यूज किया है ना क्लोज करने के लिए। देखो यहाँ पे आप कोई भी कोड उठाओ, नीचे देखो, देखो क्या लिखा है, ये जो दो दो चीज लिखा है, दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्लोज, कनेक्शन क्लोज। इसका मतलब क्या है, ये जो क्लोज हो रहा है ना बाहर हो रहा है। कैसे, मैं थ्रोस किया हूँ, यहाँ पे थ्रोस यूज किया हूँ, इस वजह से कोड के अंदर ये यूज हो गया। अगर ट्राई कैच के अंदर करते हो एंड उसके बाद फाइनली के अंदर इसको ये मेंटेन करते हो क्लोज करने के लिए स्टेटमेंट एंड कनेक्शन, एंड आपको ये पता चलेगा कि भाई अगर मेरा कोड इस तरह का फ्लो हो रहा है, अगर मेरा डाटाबेस कनेक्शन क्लोज भी हो गए, कहाँ पे हो रहा है, फाइनल ब्लॉक। एंड हमेशा याद रखना, आपका कोड एग्जीक्यूशन हो या ना हो, एरर आए ना आए, एक्सेप्शन आए ना आए, फाइनली मस्ट बी एग्जीक्यूट, फाइनली मस्ट बी एग्जीक्यूट। ठीक है, आपका हमेशा फाइनली एग्जीक्यूट होगा। आप इस ये कभी कंपाइलर इसको इग्नोर नहीं करेगा। अगर आप ये इसको डिफाइन किए हो या डिक्लेयर किए हो, फाइनली मस्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी प्रोग्राम्स के थ्रू और भी एक्सेप्शन लेके अंदर बताऊंगा।